नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। शरीर का घाव भर गया लेकिन मन का घाव भरा नहीं। मीनल चली गई थी, इसलिए मैं बार बार सोचती कि शायद अब शोभन का मन उधर से कुछ लौटे। शायद शोभन ही इस बात का प्रयत्न करे कि घाव भर जाए और दूरियां समाप्त हो जाए। लेकिन वैसा कुछ हुआ भी नहीं। शोभन ने अपने आप को किसी और दुनिया में खींच लिया था। मीनल को पत्र लिखने के बाद थोड़ा बहुत समय जो उनके पास बचता था, उसे वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयुक्त करते थे। लगभग रोज ही मीटिंग होती थी, कोई बिल्कुल नई योजना तैयार की जा रही थी। कभी कभी बैठक से आती आवाजें मैं सुनती और उदासीन हो जाती। पहले कभी ऐसी बैठक होती तो शोभन की आवाज आती थी, कुंतल। लेकिन अब वह आवाज नहीं आती थी। अब मेरी वहां आवश्यकता भी नहीं थी। एक आध बार कभी वर्मा जी ने या किसी और ने मुझे याद भी किया तो शोभन ने उन्हें कह दिया कि वे व्यस्त हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे उन दिनों उन्हें उन सभाओं में मेरे होने का कारण जो कुछ मिलता था उसकी पूर्ति हो गई थी। शोभन योजना बना रहे थे कि कलकत्ते में एक बड़ा सम्मेलन किया जाए, जिसमें मानव मूल्यों और साहित्यकार के राजनीतिक दायित्वों पर बहस हो। उस सम्मेलन में बहस का आधार वह समूचा नवलेखन हो जिसे कसौटी में संकलित किया गया था। शोभन जानते थे कि यह काम भी अकेले उनके वश का नहीं था। बड़ी सावधानी से ऊपर चढ़ने के लिए वे एक एक सीढ़ी तैयार कर रहे थे। बहस चूंकि सैद्धांतिक स्तर पर होनी थी, इसीलिए शोभन जानते थे वर्मा जी के बिना काम नहीं चलेगा। रोमानी भावुकता के आधार पर सैद्धांतिक बहस शोभन के वश की बात नहीं थी। शोभन इस बात की योजना बना रहे थे कि विषय प्रस्तावना तो मामूली बात है, बहस का जवाब देना ज्यादा बड़ी बात है। इसीलिए बहस का जवाब देने की जिम्मेदारी वर्मा जी संभालेंगे। मैं बारीकी से ध्यान देती आ रही थी कि सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा और विषय प्रस्तावना कैसा रहेगा, कौन करेगा। इसे शोभन ने स्पष्ट नहीं किया था। जाहिर है कि विषय प्रस्तावना और संयोजना शोभन ने स्वयं बड़ी चतुराई से अपने आप ले ली थी। इस सम्मेलन के बारे में इस बार वे अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय पत्र जबान में भी काफी कुछ छपवाना चाहते थे। यह भी स्पष्ट था कि इन समाचारों में आयोजक के अतिरिक्त शोभन शायद ही किसी दूसरे को स्थान देने के लिए। योजना पूरी हो गई थी और शोभन की महत्वाकांक्षा पर वर्मा जी की वही संतुलित अर्थपूर्ण हंसी सुनाई दे रही थी। योजना बनते बनते गर्मियां बीत गईं और बरसात होने लगी। वातावरण की उस उमस के साथ साथ मन की घुटन भी बढ़ने लगी। सम्मेलन का सारा खर्च उठाने का जिम्मा कलकत्ते के एक प्रकाशन ने ले लिया है। इसकी सूचना पाकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन का चाहा हुआ पूरा हो गया था। उनकी प्रतिष्ठा के लिए सम्मेलन था और ऐसे नगर में था जहां मीनल भी थी। सफर की तैयारियां बड़े जोरों के साथ होने लगी। शोभन के एक साहित्यिक मित्र ने एक दिन पूछा कि कुंतल भाभी जा रही है ना। शोभन अचकचा गए। उनसे जल्दी जल्दी उत्तर देते नहीं बना। उन्हें यह भी लगा कि कुंतल के न जाने की कोई सफाई भी दी नहीं जा सकती। धीरे से बोले, हाँ बिटिया छोटी है, सफर में बहुत कष्ट होगा। पता नहीं ये क्या बात थी कि मित्रों का यह आग्रह शोभन के मन में चुभ गया। आज उसका भी कारण समझ में आता है। शोभन मीनल से भी मिलने जा रहे थे। कहीं उनके मन में यह चोर था कि अगर अकेले जाएंगे तो मीनल से उतना खुलकर मिल नहीं पाएंगे। यही मजबूरी थी कि उन्होंने अपने साथ मेरा भी रिजर्वेशन करा लिया। कलकत्ते में 2 काम उन्होंने पहले किए। पहला काम ठहरने के किसी दूसरे प्रबंध को छोड़कर मीनल के यहाँ पहुंचना और दूसरा काम सम्मेलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी चतुराई से बुलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याओं के संदर्भ में नए साहित्य के विश्वव्यापी मूल्यांकन और सांस्कृतिक संक्रांति पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य शोभन ने अपनी ओर से दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभन ऐसे बोले थे जैसे साहित्य के समूचे आंदोलन के वे निर्वाचित नेता हों। वर्मा जी उस वक्तव्य को अखबारों में पढ़ने के बाद फिर उसी तरह हंस दिए। यह सब बाहर की दुनिया में था। अंदर की दुनिया में पहली ही रात जो कुछ हुआ वह मेरे घावों को और भी गहरा कर गया। मीनल बहुत ही प्रसन्न से भी अधिक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शोभन के साथ साथ वह स्वयं भी उतनी ही बड़ी हो गई हो।
मैंने सुना कि मीनल शोभन की तुलना अंग्रेजी के किट से कर रही थी। शोभन उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था, मीनल, तुमसे सच कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ। अगर यूरोप में होता तो पॉल सार्त्र को लोग इतना बड़ा नहीं मानते। अपने आप को शोभन निश्चय ही शास्त्र के आगे मान चुके थे। उनका विश्वास था कि उनकी रचना अश्वत्थामा इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे मीनल को बता रहे थे, इस सम्मेलन में विदेशों से भी प्रतिनिधि आएंगे। तुम्हारा भाग्य बड़ा होगा तो यही सम्मेलन रंग आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद नोबेल प्राइज के योग्य अश्वत्थामा के आगे कोई अन्य कृति नहीं थी। बिटिया को नींद आने लगी थी। मीनल के और शोभन के संवादों का कथ्य अब बदलने लगा था। उनमें एक अजीब रोमानियत भर गई थी। मैंने सुना वे कह रहे थे, तन्मयता की छड़ों में डूबकर सार्थकता पाई है और अब उद्घोषित मान्यताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता। संवादों की ओर से ध्यान हटाकर मैं फिर तोरू को सुलाने में लग गई। अर्थ निमिलित नेत्रों से मीनल को देखते हुए शोभन ने उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेट ली थी। भावाविष्ट अपने आप में डूबे हुए शोभन के रहस्यमय शब्द सुनाई दिए। तो भी मैं क्या करूं मीनल, मैं तो वही हूं, तुम्हारा बावरा मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया। जितनी समझ तुमसे पाई है मीनल, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। जाने क्यों उन शब्दों को सुनकर बेचैनी हुई। इस तरह की बेचैनी जैसे उस समय होती है जब कोई किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन गया हो और उसे गाड़ी पर चढ़ते देख रहा हो। दरअसल उन शब्दों में कुछ ऐसा प्रभाव था जो धीरे धीरे मुझे अपने ही परिवेश से कटते जाने की अनुमति दे रहा था। शोभन तन्मय होकर कह रहे थे, मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि तुम्हारे कांपते अधरों से। रक्त में मुझे ऐसी तिलमिलाहट महसूस हुई जैसे कोई उसे खींच कर निकल रहा हो। तोरू को बिस्तर पर सुलाते सुलाते मैंने आंखों की कोर से देखा, शोभन मीनल पर झुकाए थे। उनके शब्द अब आत्मीय होकर धीमे पड़ गए थे और उनकी उंगलियां धीरे धीरे मीनल के कपड़ों से खेलने लग गई थी। बहुत धीरे धीरे बोले जाते शब्द मेरे चारों तरफ रहस्यमय छायाओं की तरह रेंग रहे थे। मैंने देखा और देखकर सहम गई। मीनल का आंचल हट गया था और उसके वक्ष अनावृत हो गए थे। उसका चेहरा आरक्त हो गया था। मेरी ओर देखकर मीनल ने यंत्रवत अपने वक्ष से खेलते शोभन के हाथों को हटाने की कोशिश की। शोभन ने हाथ हटाया नहीं। मेरी ओर उन्होंने भी देखा। उनकी आंखों में निर्लज्ज कामुकता की झिल्ली चढ़ी हुई थी। वे शायद मुस्कुराए भी। उन क्षणों में वह मुस्कुराहट किसी सीमा तक विभत्स हो उठी थी। मदाग्न उत्तेजना ने उन्हें लपेट लिया था। मीनल के साथ अपने उन एकांत क्षणों को मेरी उपस्थिति में अधिक उत्तेजक बनाने का एक धूर्त निश्चय उनके चेहरे पर झलक रहा था। मैंने बलात् अपनी आंखें उधर से हटा ली। क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या वापसी का रास्ता अब कोई नहीं है? नीचे बहती हुई दुर्दम्य जलधारा में गिरी हुई नियति की यह नाव अब धीरे धीरे नीचे बहती होगी। मीनल से अपने उलझाव के बारे में जो सफाइयां शोभन देते आए थे वो एक एक करके मेरे मन में उभरने लगी। मीनल के प्रति उनकी आसक्ति के उत्तर में जब कभी मैंने अपनी अस्वीकृति जाहिर की थी तो उन्होंने कहा था, यह तो आवश्यक है कुंतल, मेरे अपने सृजन के लिए आवश्यक है कुंतल। तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना, उसके लिए पत्नी के अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी ही होती है ना। यह कैसी प्रेरणा है? किसी एक पौधे को उसके परिवेश से एकदम उखाड़ कर वहां दूसरे पौधों को रोप दिया जाए? ये कैसी प्रेरणा है? क्या शोभन की इस महत्वाकांक्षा के लिए मेरी आहुति अनिवार्य है? क्या मेरा सर्वांग टूटकर बिखर जाना, मेरे एकांत क्षणों का इस तरह छीन जाना ही सृजन की नई शर्त है? अंतस का आंदोलन बहुत असहनीय हो गया था। मैंने देखा वो जंगली लतर शोभन से लिपट गई। अस्फुट शब्दों में भावावेश का प्रतिदान मीनल उन्हें देने लगी थी। प्रतिचुंबनों से उत्तेजित शोभन ने उसके अंगों को समेट लिया था। मैंने अनचाही ही अपना निचला होठ दांतों से भींच लिया। शोभन की प्रेरणा शोभन के रोम रोम पर हावी होती जा रही थी। दांतों से मीनल के कंधों और ग्रीवा पर बार बार चिन्ह अंकित करते हुए शोभन का हाथ मीनल की साड़ी के नीचे हरकत कर रहा था। आसक्ति से विवश मीनल ने सिसकी लेकर शोभन को अपने ऊपर खींच लिया। मेरा तमतमाया हुआ चेहरा मेरे घुटने पर झुक गया। शोभन ने अवश्य मेरी विरक्ति देखी होगी और इस विरक्ति ने निश्चय ही उनकी रससिद्धि में बाधा पहुंचाई होगी, क्योंकि शोभन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ था। किसी भी प्रतिक्रिया का मन नहीं था।
मैंने उनके हाथ को हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ हटाया नहीं। कुंतल, तुम तो बहुत बड़े मन वाली हो। मेरी कुंतल, ये सब तो तुम्हारा ही है। मैं भी तुम्हारा हूँ, मीनल भी तुम्हारी है, और यह सब तुम्हारे ही लिए है। उन्होंने मीनल का सिर मेरी गोद में रख दिया। क्या था वह सब कुछ जो मेरे लिए था? तन्मयता के उन उद्दम क्षणों में से मेरा अपना क्षण कौन सा था? आज तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानने की स्थिति में हूँ, लेकिन उन क्षणों में भी मैंने अपना सब कुछ पहचान लिया था। अपना ही परिवेश दूसरे की गोद में गिर जाता है, इसे देखा था और महसूस भी किया था। उसी तरह मेरी गोद में उसका सिर रखा था। मेरे घुटने के पास जांघ पर आज भी एक खुजली जैसी होती है, जहां यह अनुभूति होती है कि वही उस दिन मीनल का सिर था, और जो लगातार गर्म उच्छ्वासें लेते हुए शोभन के साथ साथ हिल रहा था। अनावृत शोभन और मीनल का यह सहवास बहुत देर में समाप्त हुआ। यह भी हो सकता है कि अंधता के वे क्षण स्वयं ही इतने लंबे रहे हों। अस्फुट उसासे, डूबते उभरते शब्द और सृजन की कृत्रिम आयोजना के साथ ज्वार की तरह बढ़ती मेरी निराशाएं मुझे घेरती हैं। लहरें नियंत्रित होती जा रही हैं, मेरा वश नहीं है उन पर। लहरों ने मेरी विवशता को उछाल कर तट की बालू पर छोड़ दिया। बाह उठा उठाकर मैं कुछ कहना चाहती थी, पर सुनता कोई नहीं सुनता। मेरी यातना, अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे। तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी ये कह नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खींचकर बलात् कोई कलकत्ते ले गया हो, और उसी तरह बेजान खिलौने जैसे खींचकर वापस भी ले आया हो। फुलबगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी विवशता से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। यह संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने सफाई यह देना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वह संयोजकों की नासमझी से हुआ था। उन्होंने तो इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। यह कहकर शोभन वहां अपना बड़प्पन दिखा रहे थे और यहां भी साबित करना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं। तभी वे संयोजक उनके नाम याद नहीं रखते। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में तो सम्मेलन के बाद अब ही असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई का संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। असली काम तो यह लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपने से पराजित लोगों का फिर अपने साथ ला खड़े करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन्न युद्ध का संकट और मानव की यातना से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दे दिया। उनका कहना था कि इस आसन्न संकट के बीच मानव को अपने खोए हुए मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के एक कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़े थे, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले से ही काम काफी हो चुका है, और फिर वर्मा जी ने इस विषय पर एक पूरी पुस्तक लिखने की सोच ली है। सवाल सुनते सुनते मैं अपने आप में मुस्कुराई। पुस्तक अब वर्मा जी तो क्या लिखेंगे? वर्मा जी ने कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन से कहा सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफी तेज है। वर्मा जी से जो बहस होती रही उससे शोभन लगातार रात में लेखबद्ध करते रहे। पांडुलिपि अब टाइप भी हो चुकी थी, सिर्फ प्रकाशन की कसर थी। और अब मानव मूल्यों पर जिस बहस का आयोजन वे यहाँ और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, वह तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह भर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितने कुशल हैं। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाने गए डॉक्टर भुवन भी थे। भुवन जी ने शोभन से पूछा कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान शायद सन्नाटे में आ गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि विषय प्रवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत किया है। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते होते दशहरे की छुट्टियां हो आई। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंची। फुलबगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी।
मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ में बची नहीं थी। या ये कहूं कि जब उसे काटने का समय था तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे बढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय क्या था? मीनल से उनके वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए थे। मैंने सुना वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे थे कि भारत पब्लिशर्स के निदेशक श्री रतन लाल का पत्र आया है। रतन लाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दे। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतन लाल ने शोभन से कहा था कि वे उन्हें अपने साप्ताहिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जाहिर ये किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशविरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी विरक्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है। वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा था, शोभन, तुम्हें याद है पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था? तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राजाश्रय खतरनाक है। ये बताओ शोभन, तुम्हें दिया जाने वाला यह संपादक तत्व क्या एक धनी व्यक्ति का आश्रय नहीं होगा? वर्मा जी ने जो कहा था वह शोभन के चित्रकार कवि मंडल ने ठहाकेदार हंसी के साथ कह डाला। राजाश्रय छोड़कर शेठाश्रय चुनोगे? शोभन ने यह वार्तालाप इससे आगे नहीं चलने दिया। अपने मित्रों से भी अवमानना मिली थी, उसे शोभन मीनल से छुपा गए। बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट हैं कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थे कि उनकी महत्वाकांक्षा को आयाचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई मैं इतनी तिक्त हो गई थी कि उस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का ही निश्चय कर लिया था। शोभन के साहित्यकार मित्रों में से मेरे निर्वासन का यह रहस्य छिपा हुआ था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों से कहा था कि पाली हुई बिल्ली कभी चेहरे पर भी पंजा मार देती है। मीनल का ध्यान इन व्यावसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को तब तक संतोष होने वाला नहीं था जब तक वे पूरी तरह मीनल को यह समझा न देते कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर लेंगे, बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी वह पत्र रतनलाल की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल ने लिखा था, वे सपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा होगा कि शोभन वहीं आ जाए। पत्रिका के बारे में बात करने में भी आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़े। उत्साह में वे ये भूल गए कि मैं भी उस समय वहीं थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा कि हम लोग बहुत दिनों के बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रतनलाल का पत्र मीनल के हाथ में बढ़ाकर कहा। बस जितनी जल्दी हम लोग चल सके। वे लोग नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। मैं तो अभी चल सकती हूँ, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रहे थे। अनमने स्वर में मुझसे बोले, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुंतल को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दोनों हो आइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ही ले जाना चाहते थे। मीनल और उनके लिए यह सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से आ टपका था। नैनीताल की पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था। लेकिन मीनल को अकेले ले जाने लायक साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का भी परिवार यहाँ था। शोभन ये भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी पराजय की व्यथा ही थी।
उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास सीधे कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता के साथ कहा, नैनीताल में काफी सर्दी पड़ेगी, तोरू के पास गर्म कपड़े तक नहीं हैं। तो क्या हुआ, वहीं नैनीताल चलकर ले लेंगे, शोभन ने कहा। थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उससे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना, मीनल ने कहा। तब तक उसे शॉल उड़ा लेना। मेरा मन जल गया, शोभ से गला रूंध आया। ये कैसी नियति है, सब कुछ मेरा है फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बच्ची तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। शोभन प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसीलिए उन्हें तुरंत बात बदल दी। और कोई समय होता तो शोभन का रुख बिल्कुल ही दूसरा होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा, तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा, नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने आप में समेट ही लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे। तब से इतने बरसों पहले की उस कुंतल और आज की इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं बचा है। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे कि देखने वाला उन्हें पति पत्नी ही समझता। पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया भी थी कि नहीं। मैं उनके सामने किसी आया से अधिक खुश नहीं लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द उभरता तो मैं तोरू को सीने से भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खासी सर्दी थी। डिब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थी। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तोरू को सर्दी लग रही है। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चले और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधे नैनीताल चलने का आदेश दिया। मेरा मन चित्कार उठा। मुझसे रहा नहीं गया। हार कर मैंने कहा, जरा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते। बात कहने के बाद शोभ और शर्म से मेरी कनपटियां जल उठी। कंठ में उभरती हुई रुलाई को बड़े यत्न से मैंने रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन मैं समझ नहीं रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो, उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई हूँ। एकमात्र तोरू का छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखते दृश्यों में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लौटने लगी थी। इसके आगे कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। धन्यवाद।